Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 3, Indian Constitution. Okay. 6th class में जीके के अंदर जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आप सब लोगों को पता है कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद एक ऐसी बुक निकाली गई थी जिसके अंदर बहुत सारे नियम और कानूनों को रखा गया था. मतलब उसके अंदर वो सारी बातें थीं कि हमें क्या क्या काम करना है, हमें क्या क्या काम नहीं करना है, अगर करना है तो उनको किस तरीके से करना है. ओके. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर हमारी मेंशन है, वो सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949. 1949 को नवंबर 26, 1949 को हमारी एक बुक निकाली गई थी जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया था. ओके. एंड इट कम इनटू इफर्ट ऑन जनवरी 26, 1950. और इसके जो नियम और कानून लागू किए गए थे वो हमारे जनवरी 26, 1950 को, 1945 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें फ्रीडम मिली थी. 1950 को जो है जनवरी 26, 1950 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन के नियम जो हैं हम लोगों के ऊपर लागू होना स्टार्ट हुए थे. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का. मतलब और जितनी कंट्रीज़ हैं सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, लेकिन हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुक सबसे ज़्यादा लंबी है. मतलब उसके अंदर बहुत मात्रा में चीज़ें लिखी गई हैं, बताई गई हैं कि हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी चाहिए. ओके. It declares India to be sovereign sociality, secular, democratic republic, assuring its citizens of justice, equality. मतलब इसके अंदर हमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि हमें कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे हमें प्रजातंत्र में काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें वोट देना चाहिए, किन किन एज के लोगों को वोट देना चाहिए. ठीक है. कब हमारे वोट की एज होती है कि हमें अब हम वोट देने के लिए एलिजिबल हैं. तो ये सारी बातें, ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है या हम अपनी लाइफ में जितने भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हैं और इसी से हमारे ऊपर वो सारी चीज़ें लागू की जाती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सरकार कोई भी काम करती है, कोई भी कदम बढ़ाती है, कुछ भी नया करने की कोशिश करती है या करती है तो उसमें सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें नोट करती है, ये चीज़ें देखती है कि ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हैं, इकट्ठी हैं, लिखी हुई हैं या नहीं हैं. ओके. सो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है. तो जो आपका ये चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओपन पेज नंबर 57. पेज नंबर 57. ओके. पेज नंबर 57 पे आपका दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग क्लू फॉर यू. यहाँ पर आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस दिया है, आगे आपको पूरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आपको उसको रीड करना है, देन जो फिलअप है उसको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट इज डैश वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो प्रेजिडेंट बनाया गया था पहला, वो कौन था? सो आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके. आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. DR डॉक्टर, RAJENDRA राजेंद्र, PRASAD प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सेकेंड इज डैश वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. चेयरमैन कौन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. DR डॉक्टर
BHIM, भीम, RAO, राव, AMBED, AMBEDKAR, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, इन ईयर डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। कौन सी ईयर में जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया था? जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जनवरी 26, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ था, उस पर वर्क होना शुरू हुआ था, लोग उसकी बातों को मानना लोगों ने स्टार्ट किया था। वो हमारी सरकार जो थी उसने लोगों के सामने इस चीज़ को ला के रखा था। तो इसमें सिर्फ ईयर पूछा है, इसमें डेट एंड मंथ का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हमें सिर्फ ईयर लिखना है। तो आंसर क्या होगा? 1950। ओके, नंबर 4, द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है, मतलब हमारे पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं उन सब का सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाला, ठीक है। एक ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जिसपे हम सब लागू करते हैं सब नियमों को, लेकिन सिर्फ पूरी इंडिया में एक ऐसा अलग स्टेट है, सिर्फ एक सिंगल स्टेट ऐसा है जिसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, अपने खुद के नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर रखे हैं। वो कौन सा शहर है, कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड JAMMU, जम्मू, AND एंड KASH, MIR, मीर, कश्मीर। ओके, आंसर नंबर 5, डैश बोर्ड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी कितने कैटेगरीज में उन राइट्स को डिवाइड किया गया है? कितनी कैटेगरीज में किया गया है? 6। इस 6 को आप नंबर्स नेम में ही लिखेंगे। ओके, 6 उसमें नहीं लिखेंगे, नंबर्स में स्पेलिंग लिखेंगे उसकी। 6 इज डैश फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल्स 51A एंड पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल की ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स में इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं? 11। ELEVEN 11। Number 7, dash is the minimum age of a citizen to cast vote at the election to the Lok Sabha and the state assemblies। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों की वोटिंग की एक एज होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बर्थ से ही वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाए, नहीं, उसकी एक एज होती है। वो एज क्या होती है? वो एज होती है हमारी 18 ईयर्स ओल्ड। 18 ईयर्स पे आके बच्चा जो है वो अपना वोट सरकार को दे सकता है। वो किस लीडर को जिताना चाहता है, उसकी सरकार चाहता है अपनी जगह पर जहाँ वो रह रहा है, अपने स्टेट में। तो ये सारी जो एक राइट्स होते हैं ये 18 ईयर्स के बाद बच्चे के अंदर आते हैं। और ये सारी बातें कहाँ हैं? ये 18 ईयर्स का जो हमारा एक क्राइटेरिया दिया है, एक एज लिमिट्स दी है कि इस एज में ही बच्चा वोट के लिए एलिजिबल होगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि 18 ईयर्स से पहले बच्चा वोट नहीं दे सकता। सो किस मिनिमम एज कौन सी होती है वोटिंग के लिए? 18 ईयर्स। ओके, नंबर 8, एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश आर्टिकल्स। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? ओके, ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इफ़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया विश टू रिजाइन ही शुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, गृह मंत्री बनता है, तो ऐसा नहीं है कि जब उसकी मर्जी है वो बन गया और जब उसकी मर्जी है उसने रेजिग्नेशन दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो बन रहा है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करना पड़ेगा कि उसको बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देनी है या कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। और अगर वो रेजिग्नेशन दे रहा है, अगर वो रिज़ाइन दे रहा है अपने पद से, तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा कि उसे कौन कौन सी चीज़ें करनी है, उसे किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है, कितने टाइम पीरियड के बाद देना है, उसे रीज़न में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या क्या चीज़ें उसे छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें उसको देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती हैं। तो जब एक हमारा जो प्रेसिडेंट है, जब वो अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन देता है, उसको नहीं चाहिए वो पद, वो रिज़ाइन दे रहा है राष्ट्रपति, तो
तो वो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर? वो देगा द वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट हमारा रिज़ाइन दे रहा है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। किसको देगा? द वाइस प्रेसिडेंट। ओके। नंबर 10, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड विद द स्लोगन महात्मा गांधी की जय डील विद। ओके, जितने आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 395 आर्टिकल्स। तो हमारे इन सब आर्टिकल्स में, जितने भी 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, उसमें जो 17th नंबर का आर्टिकल है, उस आर्टिकल में एक स्लोगन लिखा है। एक स्लोगन का मतलब होता है एक हेडिंग लिखी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। वो क्या है? महात्मा गांधी की जय। ये महात्मा गांधी की जय जो लिखा है, ये किस चीज़ के लिए लिखा है, किसके साथ लिखा गया है? ये लिखा है अनटचेबिलिटी, यानी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लोगन है। इसको नाम दिया गया है। ये किस चीज़ के साथ डील करता है? अनटचेबिलिटी। ओके, सो ये आपका कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज पूरा करके आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड इज 1950, फोर्थ इज जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 5 6, नंबर 6 11, नंबर 7 18 ईयर्स, नंबर 8 395, नंबर 9 द वाइस प्रेसिडेंट एंड द लास्ट इज अनटचेबिलिटी। ओके, सो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें कितने स्लोगन हैं, कौन कौन से स्लोगन हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कोई रिज़ाइन देता है तो वो किसको देगा, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। ओके, हमारा कहाँ किस स्टेट का एक अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड हैं। आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझिएगा मैंने क्या क्या समझाया। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट अपनी बुक के अंदर आप उतारिएगा। फिर भी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी अपने मेरे पर्सनल नंबर पर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग उसको वर्क करके सेंड करिएगा। एक एक स्पेलिंग आपको बिल्कुल करेक्ट उतारनी है। स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज़ मत करिएगा। 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे इंडियन फेस्टिवल्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, ठीक है, और किस किस ओकेजन पे वो मनाए जाते हैं, कौन सी ऐसी मेन ओकेजन होते हैं जिस पे हम वो सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेज नंबर 57 पर है। इसको पूरा बुक में आप लोग कंप्लीट करेंगे विद स्पेलिंग। जिस तरीके से मैंने नीट एंड क्लीन लिखा है उसी तरीके से आप लोग भी लिखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग दोबारा वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।